हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एचआर मैनेजमेंट स्टडी में, जहां हम यूजीसी एनटीए नेट के पेपर कोड नंबर 55 एंड पेपर कोड नंबर 17 विच आर ऑफ लेबर लॉ एंड मैनेजमेंट के हैं कि सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वन बाय वन क्लियर कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कड़ी में आज हम पढ़ने वाले हैं जॉब इवैल्यूएशन। फ्रेंड्स, जॉब इवैल्यूएशन में हम फीचर ऑफ एक्टिंग टू जॉब इवैल्यूएशन, मैथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, मैथड्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, उसमें पॉइंट मेथड, फैक्टर कंपैरिजन मेथड, क्लासिफिकेशन मेथड, रैंकिंग मेथड को हम अच्छे से समराइज करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, इससे पहले जो मैं 3 से 4 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ एचआर प्लानिंग से लेके जॉब एनालिसिस, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन के, तो वो भी वीडियोस आप ज़रूर से, अगर आपने नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, ताकि हमारा एक बेस बना रहे। क्योंकि एचआर प्लानिंग से लेकर जॉब इवैल्यूएशन तक 3 to 4 क्वेश्चन आते ही हैं नेट में। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको टिप्स और टिप्स भी बताऊंगी कि किस तरह से उसमें क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस ट्विस्टेड करके दिए जाते हैं और हमें किन टर्म्स से उनको रिकॉग्नाइज करना है और फिर उसका आंसर करना है। तो फ्रेंड्स चलिए, बिना देरी किए हम हमारा टॉपिक लेते हैं विच इज़ जॉब इवैल्यूएशन। तो जॉब इवैल्यूएशन क्या है? तो बहुत ही सिंपली, जॉब इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ अ जॉब। रिलेटिव वर्थ क्यों मैंने एम्फेसाइज किया है फ्रेंड्स? इसलिए क्योंकि रिलेटिव वर्थ ही ये जो रिलेटिव वर्थ जो है वही जॉब इवैल्यूएशन की टर्म है। क्योंकि आपको जब एग्जामिनर वो ट्विस्ट करने की कोशिश करता है, आपको थोड़ा सा दिग्भ्रमित करने की कोशिश करता है दूसरे एनालिसिस और एवोल्यूशन में, तो जहाँ पर रिलेटिव वर्ड आता है या रिलेटिव वैल्यू या वर्थ वर्ड आता है, तो वहाँ पर आप जॉब इवैल्यूएशन ही उसको समझिएगा। तो फ्रेंड्स क्या है कि ये एक प्रोसेस है किसी भी जॉब का किसी भी जॉब की वर्थ का पता लगाने के लिए। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो जॉब है वो किस लेवल पर आनी चाहिए या फिर किस हायरार्की में एडजस्ट करनी चाहिए? ये हमें पता चलता है फ्रेंड्स जब हम जॉब को इवैल्यूएट करते हैं। कैसे? तो जॉब इवैल्यूएशन एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। इट मीन्स जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब एक्स का जॉब वाई से कंपैरिजन करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन सी जॉब ज़्यादा है या कौन सी जॉब ज़्यादा वैल्यूएबल है और कौन सी कम वैल्यूएबल है। कॉज जब तक कि हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सी जॉब ज़्यादा वैल्यूएबल है या कौन सी जॉब कम वैल्यूएबल है, तो हम एक एडिक्वेट वेज प्लान नहीं बना पाएंगे फ्रेंड्स। तो एडिक्वेट वेज प्लान बनाने के लिए और भी इसके कई सारे फीचर्स के हैं कि क्यों हमें जॉब इवैल्यूएशन की या क्यों ऑर्गेनाइजेशन को जॉब इवैल्यूएशन की नीड पड़ती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एक समझ लीजिए एक ब्रीफ नॉलेज था कि व्हाट इज़ जॉब इवैल्यूएशन। So when we design compensation system, then we consider the 3 things. तो ये 3 things कौन से हैं? फर्स्ट है इंटरनल इक्विटी, सेकंड है एक्सटर्नल इक्विटी एंड थर्ड वन इज इंडिविजुअल इक्विटी। तो व्हाट इज इंटरनल इक्विटी? इंटरनल इक्विटी मीन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब समझिए, जब भी हम एक जॉब का कंपैरिजन दूसरी जॉब से करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या कहलाता है? इंटरनल इक्विटी। इट मीन्स कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में 2 जॉब का कंपैरिजन करते हैं, सपोज कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक सेल्स मैनेजर की जॉब का और दूसरा कह सकते हैं कि एक इंजीनियर का, 2 जॉब्स का जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो ये जो कंपैरिजन है वो क्या कहलाता है? इंटरनल इक्विटी। Second one is external equity. So what is external equity? तो जब 2 ऑर्गेनाइजेशन, पहला हमने देखा कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कंपैरिजन होता है और एक्सटर्नल इक्विटी में क्या होता है फ्रेंड्स?
जब दो ऑर्गेनाइजेशन की सेम जॉब्स का कंपैरिजन किया जाता है। इट मीन्स कि दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की सेम जॉब की, भाई वहाँ पे भी सेल्स जो ऑर्गेनाइजेशन ए है वहाँ पे भी सेल्स मैनेजर की जॉब का हम कंपैरिजन कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन बी की सेल्स मैनेजर की जॉब से। तो ये जो कंपैरिजन है वो कहलाता है एक्सटर्नल इक्विटी। एंड अदर थर्ड थिंग इज दैट इज इंडिविजुअल इक्विटी। तो इंडिविजुअल इक्विटी क्या हुआ, जब हम दो पर्सन का कंपैरिजन करते हैं विद इन द सेम जॉब एंड सेम ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन ए में ही दो पर्सन्स, इट मीन्स कि दो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या दो अकाउंटेंट हैं, उन दो अकाउंटेंट की जॉब का कंपैरिजन करना इंडिविजुअल इक्विटी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये टर्म हमें आगे भी आएंगी, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। सो अब बुकिश लैंग्वेज में देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द जॉब इवैल्यूएशन। तो अ जॉब इवैल्यूएशन इज़ अ सिस्टमैटिक वे डिटरमाइनिंग द वैल्यू वर्थ ये समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, determining the value worth of a job in a relation to other jobs in an organization। फ्रेंड्स जो ये डेफिनेशंस है इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि क्योंकि इन्हीं डेफिनेशन से ही मोस्टली क्वेश्चन अराइज होते हैं। सो इट ट्राइज टू मेक अ सिस्टमैटिक कंपैरिजन बिटवीन जॉब्स to assess their relative worth for the purpose of establishing a rational pay structure. Job evaluation needs to be differentiated from job analysis. So हम पहले ही बात कर चुके हैं, जॉब एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब, और जॉब इवैल्यूएशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो असर्टेनिंग रिलेटिव वैल्यू या वर्थ ऑफ अ जॉब होता है। ठीक है, एवरी जॉब इवैल्यूएशन मेथड रिक्वायर्स एटलीस्ट सम बेसिक जॉब एनालिसिस in order to provide factual information about the jobs concerned. Thus job evaluation begins. Job evaluation कहाँ से start होती है? तो friends job evaluation जो है वो job analysis से start होके कहाँ पर end करती है? वो end करती है worth of a job की। जब organization में जॉब इवैल्यूएशन कहाँ से स्टार्ट करती है, कहाँ से स्टार्ट होती है? तो पहले जॉब का इवैल्यूएशन किया जाता है, देन उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन किया जाता है, जॉब स्पेसिफिकेशन किया जाता है, देन जॉब डिज़ाइन किया जाता है, और उसके बाद जब उसकी वैल्यू या उसकी वर्थ जॉब की, इट मीन्स कि उसके वेज प्लान सेट करने में जब कह सकते हैं सक्सेस हो जाते हैं जॉब डिज़ाइनर HR मैनेजर्स, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है जॉब इवैल्यूएशन। तो वर्थ ऑफ अ जॉब असर्टेन फॉर अचीविंग पे इक्विटी, है ना, असर्टेन फॉर अचीविंग पे इक्विटी बिटवीन जॉब्स एंड डिफरेंट रोल्स। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मेथड्स की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत छोटे छोटे से मैंने समझाया है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से आप समझिएगा। तो सो फ्रेंड्स, फर्स्ट मेथड है रैंकिंग मेथड। तो रैंकिंग मेथड क्या है? तो इस मेथड में क्या होता है फ्रेंड्स कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड जॉब्स आर अरेंज्ड फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। मतलब पहले इस तरह से अरेंज की जाती है कि पहले हाईएस्ट जो जॉब्स होती हैं, इट मीन्स टॉप मैनेजमेंट की जॉब्स होती हैं, उससे लोएस्ट मेथड, इट मीन्स कि पियोन वगैरह हैं और ऑफिस बॉयज़ टाइप की जॉब्स इस तरह से अरेंज की जाती हैं, और इन ऑर्डर देयर वैल्यू एंड मेरिट। मतलब वही जैसे कि टॉप मैनेजमेंट की तो सीधे सीधे वैल्यू ज़्यादा ही होती है फ्रेंड्स, है ना। जॉब कैन ऑल्सो बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव डिफ़िकल्टी इन परफॉर्मिंग देम। तो इसमें जो रैंक इस मेथड में रैंक प्रोवाइड की जाती है फ्रेंड्स, तो किस बेस पे प्रोवाइड की जाती है? रिलेटिव डिफ़िकल्टी के लेवल पर। कैसे? इट मीन्स कि जो जॉब ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल है, मतलब जिसको करने में ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, जो जिसमें मेंटल स्किल की बहुत ज़्यादा नीड होती है, फिज़िकल स्किल्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है, जिसमें जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी मतलब जिस जॉब का डिफ़िकल्टी लेवल जितना ज़्यादा होगा वो फर्स्ट पे आएगी, और जिसमें जितना उसी को ज़्यादा ही वैल्यू देंगे, और एज वेल एज जिस जॉब की डिफ़िकल्टी लेवल जितना कम होगा उसकी वैल्यू भी उतनी ही कम होगी। इस तरह से इस मेथड में जॉब को अरेंज की जाती है और रैंक्स दी जाती हैं। क्लासिफिकेशन मेथड, ग्रेडिंग मेथड।
तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड फ्रेंड्स, एक प्री डिटरमाइंड नंबर्स होते हैं किसके, जॉब ग्रुप्स के या फिर जॉब क्लासेस के। तो इस प्री डिटरमाइंड नंबर के अकॉर्डिंग जॉब या जॉब क्लासेस एस्टेब्लिश की जाती हैं एंड जॉब्स जो हैं उनको असाइन किया जाता है टू दिस अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशंस। इसको मैं आगे और अच्छे से बता रही हूँ फ्रेंड्स, अभी आपको समझ अगर नहीं आया हो तो। और ये मेथड जो है फ्रेंड्स वो ग्रुप्स को मतलब जॉब के ग्रुप्स को ग्रुप्स को क्लासिफिकेशन करती है या फिर जॉब के ग्रेड्स को क्लासिफिकेशन करती है। मतलब अलग अलग क्लासेस होती हैं, सेपरेट क्लासेस में इंक्लूड, जैसे कि अलग अलग सबकी क्लासेस करती है कि ऑफिस की मतलब ऑफिस वर्कर्स की क्लास अलग कर दी, क्लैरिकल अलग हो गई, मैनेजरियल अलग हो गई, पर्सनल अलग हो गई। तो इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं बता रही हूँ कि कैसे है। क्लास 1 में कैसे कि एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, तो एग्जीक्यूटिव्स आप समझ ही गए होंगे कि इसके अंदर ऑफिस मैनेजर, डेप्यूटी ऑफिस मैनेजर, सुपरिटेंडेंट एटसेट्रा ये आते हैं। देन है क्लास 2 में किसको दिया है, तो इसमें स्किल्ड वर्कर्स को दिया है। तो इसमें कौन आता है, तो परचेस असिस्टेंट, कैशियर, रिसिप्ट्स क्लर्क, ये है ना। फिर क्लास 3 में क्या दिया है, फॉर एग्जांपल है ये सब फ्रेंड्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग क्लासिफिकेशंस होती हैं। तो क्लास 3 में सेमी स्किल्ड वर्कर्स आते हैं विच इज़ लाइक स्टेनोटाइपिस्ट, इसके अलावा मशीन ऑपरेटर, स्विच बोर्ड ऑपरेटर एटसेट्रा। और क्लास 4 में तो 4th ग्रेड वर्कर्स हु इज़ मैसेंजर्स हुए, पियोन्स हुए, हाउस कीपिंग स्टाफ हुए, दफ्तरीज हुए, फाइल क्लर्क्स एटसेट्रा। इस तरह के अलग अलग ये क्लासिफिकेशंस कर दी जाती हैं। फिर इसके हिसाब से उनको ग्रेड दी जाती, ग्रेडिंग की जाती है। इसमें अलग अलग क्लास कर दिया, फिर इसी के हिसाब से उनकी वेज पेमेंट की प्लान की जाती है। तो और फ्रेंड्स ये जो है वो लेस सब्जेक्टिव मेथड है ना, लेस सब्जेक्टिव मेथड है तो सब्जेक्टिव क्योंकि इसमें कोई नंबर्स तो नहीं दे सकते, जस्ट लाइक कि हम देखें कि परचेज असिस्टेंट और कैशियर को किस तरह से, तो अलग अलग हम नंबर इसमें कैसे किस तरह से दे पाएंगे। लेकिन इसमें फिर भी क्लासिफिकेशंस तो किया है ना कि हाँ पर्टिकुलर ये 2nd क्लास का या 3rd क्लास का एम्प्लॉय है, इस तरह से। तो इसलिए ये लेस सब्जेक्टिव है व्हेन कंपेयर्ड टू द ईजियर अर्लियर रैंकिंग मेथड। वो जो रैंकिंग पहले जो रैंकिंग मेथड हमने की है वो जो है वो सब्जेक्टिव मेथड है। ये दोनों ही सब्जेक्टिव हैं बट ये थोड़ी सी लेस सब्जेक्टिव होती है। नेक्स्ट मेथड है फ्रेंड्स फैक्टर कंपैरिजन मेथड। तो फ्रेंड्स फैक्टर कंपैरिजन मेथड में क्या होता है कि फैक्टर्स का कंपेयर किया जाता है। कैसे कंपैरिजन किया जाता है कि मान लीजिए कि कहीं पे मतलब इस तरह से फैक्टर्स डिसाइड किए जाते हैं कि मेंटल एफर्ट, एम्प्लॉय की मेंटल एफर्ट इस वर्क में कितनी लग रही है, जॉब में कितनी लग रही है, फिजिकल एफर्ट कितनी लगती है जब जॉब डिज़ाइन करते हैं, ये सब उसमें ही समझ में आ ही जाता है ना। फिर स्किल्स कितनी नीडेड हैं, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी क्या है, वर्किंग कंडीशंस क्या हैं, स्ट्रेस लेवल कितना है इस जॉब को परफॉर्म करने का। तो इन सबको कि मान लीजिए कि इसमें से किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3 इस तरह से नंबर्स दे दिए, तो इन फैक्टर्स को कंपैरिजन किया जाता है। तो और उस पे से फिर उस फैक्टर्स के बेस पे मनी वैल्यू असाइन की जाती है टू ईच फैक्टर। इट मीन्स कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया ना आपको कि मेंटल एफर्ट है, तो सपोज कीजिए कि मेंटल एफर्ट को 10 पॉइंट्स दे दिए। फिज़िकल एफर्ट है तो फिज़िकल एफर्ट को मतलब कोई दे दिए कि भैया इसमें फ़िज़िकल एफर्ट ज़्यादा लगता है तो इसलिए इसकी वेज ज़्यादा होनी चाहिए, इसमें मेंटल एफर्ट ज़्यादा लगते हैं तो इसकी वेज इसलिए इसमें इसकी वेज ज़्यादा, इस जॉब की वेज ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरह से उसमें वेज का प्लान किया जाता है। इसके बाद लास्ट मेथड है फ्रेंड्स हमारी, लास्ट मेथड है फ्रेंड्स वो है पॉइंट मेथड। तो अ सेट ऑफ कंपेंसेबल फैक्टर्स आर आइडेंटिफाइड एज डिटरमाइनिंग द वर्थ ऑफ जॉब। तो जैसे कि हमने पहले में जो फैक्टर्स देखे तो उन्हीं फैक्टर्स को पॉइंट्स दिए जाते हैं इस मेथड में। और फ्रेंड्स ये जो मेथड है अभी करंटली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, यही मेनली अभी करंट टाइम में यही मेनली यूज़ की जाती है। तो इसमें क्या है, वही जो फैक्टर्स हमने पहले बात की है, मेंटल, स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफर्ट्स, ये सब इन सब फैक्टर्स को पॉइंट दिए जाते हैं। मैंने जैसा पहले बताया था कि मेंटल, सपोज करिए मेंटल एफर्ट को हमने 10 पॉइंट्स दे दिए कि भाई पर्टिकुलर जॉब में
सबसे ज़्यादा क्या लगता है, तो मेंटल एफर्ट्स लगती है। सपोज़ करिए कि सेल्स मैनेजर का जॉब है, तो उसमें फ़िज़िकल एफर्ट तो कम लगेंगी लेकिन मेंटल एफर्ट बहुत ज़्यादा लगती हैं, तो उन्होंने उसको 10 पॉइंट दे दिए। फिर दिया स्किल्स लगा, तो स्किल्स भी बहुत नीडेड हैं यहाँ पर, तो स्किल्स को 5 पॉइंट्स दे दिए। फिर स्ट्रेस लेवल, तो स्ट्रेस लेवल भी सपोज़ करिए कि बहुत ज़्यादा लगता है या कम होता है, इस जॉब में कैसा वो रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग 4 पॉइंट्स दे दिए। फिर इन सब पॉइंट्स को, जब ये पॉइंट्स इस तरह से अलग अलग डिवाइड कर दिए जाते हैं और दे दिए जाते हैं जॉब टू जॉब, मतलब कंपैरिजन करते समय जॉब्स को, फिर उन पॉइंट्स को समराइज किया जाता है और फिर उसके बेस पर वेज प्लान बनाया जाता है। सो दैट इज़ द पॉइंट मेथड। देन अब ये वाला वो हो गया है इस तरह से। और ये चारों मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशंस बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसमें दो चीज़ें मैं पहले बताना था, वो ध्यान नहीं रहा मुझे। क्या है कि जो मेथड्स को, जो जॉब इवैल्यूएशन मेथड हैं वो दो तरह की होती हैं। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड, और दूसरी मतलब क्वांटिटेटिव मेथड, उसी को एनालिटिकल मेथड भी कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी मेथड्स आती हैं, ये हैं पॉइंट मेथड एंड फैक्टर कंपैरिजन मेथड। तो क्वांटिटेटिव इट मीन्स हम मनी में, क्वांटिटेटिव जो है वो मनी में इसको डिटरमाइन करते हैं, तो इसको हम पीएफ क्योंकि मनी में होता है तो हम इसको पीएफ से समझ सकते हैं। सो क्वांटिटेटिव मेथड कौन सी हुई, तो पीएफ मीन्स पॉइंट मेथड एंड फैक्टर कंपैरिजन मेथड। इसके अलावा अपोजिट है दूसरी एक नॉन क्वांटिटेटिव, जिसमें हम कि क्वांटिटी में नहीं दे सकते। जैसे पॉइंट में तो नंबर्स देते हैं 1 2 3 4 5, फैक्टर कंपैरिजन में भी यही है कि किस फैक्टर को ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए, किस फैक्टर को कम, तो ये तो सब मनी में आ गया। अब रैंकिंग मेथड या क्लासिफिकेशन मेथड क्या है, तो इन दोनों मेथड, ये दोनों जो हैं वो नॉन क्वांटिटेटिव मेथड कहलाती है, नॉन एनालिटिकल मेथड कहलाती हैं। तो इसमें कैसा है फ्रेंड्स की रैंकिंग भी की फर्स्ट रैंक हो गई, सेकंड रैंक हो गई, लेकिन इसमें मतलब इसका जो ये बिहेवियर पे होती है और सब्जेक्टिव मेथड है, ये बिहेवियर पे एग्जिस्ट करती है। तो ये जो है वो नॉन क्वांटिटेटिव मेथड कहलाती है। तो फ्रेंड्स इसको याद करने का मैंने जो ट्रिक बताई है वो यही है कि पीएफ को, क्योंकि हम मनी में प्राइवेट फंड जो होता है उसको हम मनी में डिटरमाइन करते हैं, सो वो क्वांटिटेटिव मेथड हो गई। और क्लासिफिकेशन और रैंकिंग मेथड, तो जैसे कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है तो उसको कैसे बनाया जाता था या कैसे बनाया जाता है, तो उसको उसके बिहेवियर के बेस पे बनाया जाता है। और ये क्या है, ये सब्जेक्टिव मेथड है फ्रेंड्स। तो ये हो गई नॉन क्वांटिटेटिव मेथड। ये ज़रूर से अब याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर बार लास्ट 3 ईयर्स से एवरी टाइम ये मतलब इस टाइप के ट्विस्टेड क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं एग्जामिनेशन में। सो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट लेवल पर हम बढ़ते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। तो जॉब इवैल्यूएशन हैज सब इम्पॉर्टेंस एंड फीचर्स एज फॉलोज। तो फर्स्ट वन इज जॉब इवैल्यूएशन हेल्प्स टू रेट द जॉब। तो जॉब एवोल्यूशन क्या करता है, ये हेल्प करता है जॉब को रेट करने में, वही जैसा हमने कहा वेज रेट वगैरह फिक्स करने में। अदर वन इज जॉब एवोल्यूशन हेल्प्स टू डिटरमाइन पे स्ट्रक्चर। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कॉम्पनसेशन सिस्टम बनाया जाता है तब जॉब इवैल्यूएशन किया जाता है। तो ये जॉब इवैल्यूएशन किस चीज़ को डिटरमाइन करती है, इट डिटरमाइंस पे स्ट्रक्चर। जॉब इवैल्यूएशन हेल्प्स इन ब्रिंगिंग हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। तो जब जॉब इवैल्यूएशन किया जाता है तो ये एक अच्छे रिलेशन को रेज करती है लेबर में और मैनेजमेंट में, क्योंकि इसमें क्या है, जॉब इवैल्यूएशन के द्वारा जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो जो है वो कम हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। तो लेबर्स को भी ये लगता है कि हाँ, हमें हमारी जो जॉब है उसके या हमारा जो वर्क है या वर्क लेवल है, जो भी कह सकते हैं डिफ़िकल्टी लेवल है, उसके अकॉर्डिंग हमें रेमुनरेशन मिल रहा है। तो ये क्या करती है, हार्मोनियस रिलेशन रेज करती है बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। देन जॉब इवैल्यूएशन हेल्प्स टू डिफर जॉब अदर देन स्किल्स। तो जॉब इवैल्यूएशन में क्या होता है, जॉब को अलग किया जाता है और उसकी स्किल्स को अलग किया जाता है। इसी में जॉब इवैल्यूएशन हेल्प करती है इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने में।
देन जॉब इवोल्यूशन हेल्प्स टू डिटरमाइन द कॉस्ट रेट ऑफ प्रोडक्शन। तो वो भी सीधी सी बात है कि जब जॉब इवोल्यूशन किया जाता है तो प्रोडक्शन की कॉस्ट के बेस पर ही तो वेज रेट प्लान भी बनाया जाता है ना। तो ये एक इसका ये भी हेल्प, जॉब इवोल्यूशन इसमें भी हेल्प करती है, कॉस्ट एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन में भी डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। जॉब इवोल्यूशन हेल्प्स टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हाँ, ये एक अलग पॉइंट है। तो जॉब इवोल्यूशन के टाइम फ्रेंड्स जब देखा जाता है, मतलब सारी जब क्लासिफिकेशंस की जाती हैं कि हाईली कॉम्प्लेक्स जॉब कौन सी, क्रिटिकल जॉब कौन सी है, तो पता चल जाता है। तो उससे हम मैनेजर्स को ये भी समझ में आ जाता है कि किस जॉब के लिए जो एम्प्लॉई है या इसके लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की नीड है या रिक्वायरमेंट है। जॉब इवोल्यूशन हेल्प्स टू मिनिमाइज कॉस्ट। तो जॉब इवोल्यूशन जब हो जाता है तो बहुत सारे जो अनयूजफुल कह सकते हैं, अनयूजफुल जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी लेस होते जाते, कम होते चले जाते हैं। तो जॉब इवोल्यूशन हेल्प करती है कॉस्ट को, प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट को मिनिमाइज करने में, सो दैट कि ये कस्टमर के लिए भी अच्छा ही होता है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक था मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अच्छे से मैंने बहुत ही कंसाइज वे में और बहुत ही अच्छे से समझाया है, और जितनी भी टर्म्स इनकी बताई हैं और ट्रिक्स बताई है फ्रेंड्स, अच्छे से समझ लीजिएगा। इस वीडियो को नहीं हो तो 2-3 बार देखिएगा, तब बहुत ही ईजीली समझ में आ जाएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच। और अच्छा लगा हो तो ज़रूर से इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।